मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। फिर एक बार मन की बात से आप सबके साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है। आज भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 5वां वनडे मैच मुंबई में खेलने जा रहा है। ये सीरीज है जिसका नाम गांधी मंडेला सीरीज दिया गया है। अभी तक सीरीज रोमांचक मोड़ पर है। दोनों टीम दो मैच जीत चुके हैं और इसलिए आखिरी के मैच का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। मेरी सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आकाशवाणी के कन्नूर केंद्र के मित्रों को बधाई देना चाहता हूं। बधाई इसलिए देनी है कि जब मैंने मन की बात प्रारंभ की तो कई लोग उसके जुड़ते चले गए। उसमें केरल की एक 12वीं की छात्रा श्रद्धा थाम्बन जुड़ी थी। कन्नूर केंद्र ने बाद में उसको बुलाया और एक समारोह आयोजित किया और काफ़ी कुछ फीडबैक का माहौल बना, एक अपनापन का भाव बना और एक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली श्रद्धा की इस जागरूकता को कन्नूर के आकाशवाणी केंद्र ने सराहा, उसको पुरस्कृत किया। कन्नूर आकाशवाणी केंद्र की इस बात से मुझे ही प्रेरणा मिल गई और मैं चाहूँगा कि देश भर में ऐसे आकाशवाणी केंद्र अगर अपने अपने इलाके में इस प्रकार से जागरूक और सक्रिय लोगों की तरफ उनका ध्यान जाएगा तो जन भागीदारी से देश चलाने का हमारा जो मकसद है उसको एक नई ताकत मिलेगी। और इसलिए मैं कन्नूर आकाशवाणी केंद्र के सभी साथियों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे फिर से एक बार आज केरल की बात करनी है। केरल के चित्तूर के सेंट मेरी अपर प्राइमरी स्कूल की छात्राओं ने मुझे एक पत्र भेजा है। पत्र अनेक रूप से विशेष है। एक तो इन बालिकाओं ने अपने अंगूठे के निशान से भारत माता का एक चित्र बनाया है। बहुत बड़े कपड़े पर वो भारत माता का, भारत के नक्शे का वो चित्र मुझे भेजा है। पहले मैं हैरान था कि उन्होंने अपने अंगूठे के निशान से भारत का नक्शा क्यों बनाया, लेकिन जब मैंने उनका पत्र पढ़ा तो मुझे समझ आया कि कितना बढ़िया सिंबॉलिक संदेश उन्होंने दिया है। ये वो बालिकाएं हैं जिन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री को जागरूक करने का प्रयास किया, ऐसा नहीं है। वो अपने क्षेत्र में भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और उनका मिशन है अंगदान, ऑर्गन डोनेशन के लिए वे जन जागरूकता अभियान चला रही हैं। उन्होंने अनेक स्थानों पर जाकर के नाट्य मंचन भी किए हैं ताकि लोगों में अंगदान की समझ फैले, अंगदान एक वृत्ति और प्रवृत्ति बने। इन बालिकाओं ने मुझे चिट्ठी में लिखा है कि आप अपने मन की बात में ऑर्गन डोनेशन के विषय में लोगों से अपील कीजिए। महाराष्ट्र के करीब 80 वर्षीय वसंतराव सुड़के गुरुजी, वे तो हमेशा एक मूवमेंट चलाते रहते हैं। वो कहते हैं अंगदान को एक उत्सव बनाना चाहिए। इन दिनों मुझे फ़ोन कॉल पर भी काफ़ी संदेश आते हैं। दिल्ली के देवेश ने भी ऐसा ही एक संदेश मुझे दिया है। Devesh from Delhi. I'm very happy with the government's initiatives on the organ donation and the steps towards creating a policy on the same. The country really needs support in these times where people need to go out and help each other. Countries like China and Spain are very far ahead of us in terms of organ donation. And the ambitious target of 1 per million organ donations is a very proactive step taken by the government. ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है ऐसा मुझे लगता है। देश में प्रति वर्ष 2.5 लाख से भी अधिक किडनी, हार्ट और लीवर डोनेशन की ज़रूरत है, लेकिन 125 करोड़ के देश में हमें सिर्फ 5,000 ट्रांसप्लांट को ही सफल कर पाते हैं। हर साल 1 लाख आँखों की रोशनी की ज़रूरत होती है और हम सिर्फ 25,000 तक पहुँच पाते हैं। 4 आँखों की ज़रूरत हो, हम सिर्फ 1 दे पाते हैं। सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर शरीर के ऑर्गन को डोनेट किया जा सकता है। कुछ कानूनी उलझनें भी बहुत हैं। राज्यों को भी इस दिशा में मार्गदर्शन करने का प्रयास हुआ है। कुछ राज्यों ने कागजी कार्यवाही को कम करके इसमें गति लाने का काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। आज मैं कह सकता हूँ कि ऑर्गन डोनेशन
अंगदान के क्षेत्र में तमिलनाडु अग्रिम पंक्ति में है। कई सामाजिक संस्थाएं, कई एनजीओज बहुत ही अच्छा काम इस दिशा में कर रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो की स्थापना की गई है। एक 24/7 हेल्पलाइन 1800-11-4770 ये भी सेवा उपलब्ध है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, तेन तकतेन भुंजी था। त्याग करने का जो आनंद होता है उसका बहुत उत्तम वर्णन तेन तकतेन भुंजी था इस मंत्र में है। पिछले दिनों हम सब ने टीवी पर देखा था कि दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में एक गरीब ठेले वाला हॉकर, उसकी पत्नी का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया और ये लीवर विशेष इंतजाम करके लखनऊ से दिल्ली लाया गया था और वो ऑपरेशन सफल रहा, एक जिंदगी बच गई। अंगदान महादान, तेन तकतेन भूंजी था। इस भाव को हम चरितार्थ करें और इस बात को हम अवश्य बल दें। प्यारे देशवासियों, अभी अभी हमने नवरात्रि और विजयादशमी का पर्व मनाया और कुछ दिनों के बाद दीपावली का पर्व भी मनाएंगे। ईद भी मनाई, गणेश चतुर्थी भी मनाई। लेकिन इस बीच देश एक बहुत बड़ा उत्सव मनाने जा रहा है। हम सभी देशवासियों को गौरव हो, अभिमान हो। आने वाले 26 से 29 अक्टूबर भारत की राजधानी नई दिल्ली में इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का आयोजन हो रहा है। भारत की धरती पर पहली बार इतने बड़े स्केल पर आयोजन हो रहा है। 54 अफ्रीकी देशों और यूनियनों के लीडर्स को आमंत्रित किया गया है। अफ्रीका के बाहर अफ्रीकन देशों का सबसे बड़े सम्मेलनों पैकी का यह एक सम्मेलन हो रहा है। भारत और अफ्रीका के संबंध गहरे हैं। जितनी जनसंख्या भारत की है उतनी ही जनसंख्या अफ्रीकन देशों की है और दोनों की मिलाते तो हम दुनिया की 1/3 जनसंख्या है। और कहते हैं लाखों वर्ष पहले यह एक ही भूभाग था, बाद में हिंद महासागर से ये 2 टुकड़े विभाजित हुए। हमारे बीच बहुत साम्यताएं हैं। भारत की जीव सृष्टि, अफ्रीका की जीव सृष्टि बहुत प्रकार से मिलती जुलती है। प्राकृतिक संसाधनों में भी हमारी काफी निकटता है और भारत के करीब 27 लाख लोग इन देशों में बहुत लंबे काल से बसे हुए हैं। भारत के अफ्रीकन देशों के साथ आर्थिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, राजनयिक संबंध है, लेकिन सबसे ज्यादा अफ्रीकन देशों की युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करने में भारत बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, 25,000 से ज़्यादा अफ्रीकन स्टूडेंट्स भारत में पढ़े हैं और आज अफ्रीका के कई देश के नेता हैं भारत में पढ़ करके गए हैं। तो हमारा कितना गहरा नाता है और उस दृष्टि से ये समिट बड़ा महत्वपूर्ण है। आमतौर पर जब समिट होती है तब भिन्न भिन्न देशों के मुखिया मिलते हैं। ये बात सही है, एक समिट में मुखियाओं की मीटिंग होने वाली है, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये जनता का भी मिलन होना चाहिए। और इस बार भारत सरकार ने, खास करके एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम किया। सीबीएसई की जितनी भी एफिलिएटेड स्कूल हैं उनके बच्चों के बीच एक ऐसे कंपटीशन का कार्यक्रम किया गया, कविताएं लिखने का कार्यक्रम किया गया, उनकी भागीदारी बढ़ाने का कार्यक्रम किया गया। करीब 1600 स्कूलों ने उसमें भाग लिया। भारत और भारत के बाहर की भी स्कूलें थी और हजारों हजारों स्कूली बच्चों ने भारत अफ्रीकन संबंधों को बल देने वाली बातें लिखी। दूसरी तरफ महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर से मेमोरीज ऑफ महात्मा एक प्रदर्शनी, मोबाइल प्रदर्शनी पोरबंदर से लेकर के उत्तरी राज्यों का भ्रमण करते करते 29 अक्टूबर को दिल्ली पहुंच रही है। लाखों स्कूली बच्चों ने इस प्रदर्शनी को देखा, गांव-गांव लोगों ने देखा और अफ्रीका और भारत के संबंधों में महात्मा गांधी की कैसी महान भूमिका रही थी, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का असर इन दोनों भूभाग पर कितना रहा था, इसको लोगों ने जाना, पहचाना। ये जो प्रतियोगिता हुई उसमें बहुत उत्तम प्रकार के रचनाएं आई।
एक रचना की तरफ मेरा ध्यान जाता है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे छोटे-छोटे स्थान पर स्कूलों के बच्चे भी कितने होनहार हैं, इनकी दृष्टि कितनी व्यापक है और कितनी गहराई से सोचते हैं, इसका उसमें दर्शन होता है। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, वहाँ से गरिमा गुप्ता ने इस स्पर्धा में एक कविता लिखी है और बढ़िया लिखा है उसने। उसने लिखा है, अफ्रीका में नील नदी, सागर का नाम है लाल, महाद्वीप विशाल है, प्रवासी भारतीय खुशहाल। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है भारत की पहचान, नील नदी और कार्थेज है अफ्रीकी सभ्यता में महान। गांधी जी ने शुरू किया अफ्रीका से आंदोलन, ऐसा चलाया जादू सब पर, जीत लिया सबका मन। जोनसबर्ग हो या किंगस्टन, जिम्बाब्वे हो या चाड, सब अफ्रीकी देशों में मिलती है हमारी आलू चाट। लिखने के तो लिख डालूं पंक्ति कई हजार, अफ्रीका के जंगलों से करती हूं मैं प्यार। वैसे कविता तो बड़ी लंबी है, लेकिन मैंने कुछ ही चीजों को आपको सुनाया है। वैसे तो समीट इंडो अफ्रीका है, लेकिन जन जन को जोड़ने का कैसा अवसर बनता है, ये साफ साफ हमें दिखाई देता है। मैं गरिमा को, इसमें हिस्सा लेने वाले सभी बालकों को, 1600 से अधिक स्कूलों को और एचआरडी मिनिस्ट्री को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। मैंने 15 अगस्त को पिछली बार सांसद आदर्श ग्राम योजना के संबंध में एक प्रस्ताव रखा था। उसके बाद बहुत सारे सांसद मित्रों ने इस काम को साकार किया, बड़े मन से लगे रहे। पिछले महीने भोपाल में एक कार्यशाला हुई, जिसमें जहाँ ये आदर्श ग्राम हो रहे हैं, वहाँ के प्रधान, वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के कुछ सांसद, भारत सरकार, राज्य सरकार, सब ने मिल करके आदर्श ग्राम योजना के विषय पर गहरी चर्चा की। किस प्रकार के नई नई चीज़ें ध्यान में आई और बड़ी ही उत्साहवर्धक ध्यान में आई। कुछ चीज़ें जरूर मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। झारखंड एक प्रकार से काफ़ी बड़ा प्रदेश, आदिवासी क्षेत्र है। दुर्भाग्य से माओवाद, उग्रपंथ, बम बंदूक, लहूलुहान धरती, झारखंड की जब बात आती है तो ये सारी बातें सुनाई देती हैं। इन वामपंथी उग्रवादियों के प्रभाव के तहत वहाँ के कई इलाके बर्बाद हुए हैं, लेकिन वहाँ के हमारे सांसद वैसे बहुत बड़े वरिष्ठ हैं, कभी संसद में डेप्यूटी स्पीकर भी रहे हैं। श्रीमान करिया मुंडा जी, आदिवासियों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी खपाई हुई है। उन्होंने झारखंड के कुंती जिला के परसी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम बनाने के लिए चुना। उग्रवादी वामपंथी का राज जहाँ चलता था, वहाँ सरकारी मुलाजिमों के लिए जाना भी मुश्किल था, डॉक्टर तक जा नहीं पाते थे। उन्होंने खुद जाना आना शुरू किया, लोगों में विश्वास पैदा किया, सरकारी व्यवस्थाओं में प्राण भरने की कोशिश की, अधिकारियों को आने के लिए प्रोत्साहित किया और एक लंबे अरसे से उदासीनता का जो माहौल था उसमें कुछ कर गुजारने का इच्छा पैदा की। आदर्श ग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर की और व्यवस्थाओं के साथ साथ ये जन चेतना जगाने का एक बड़ा ही सफल प्रयास झारखंड के इस परसी गांव में हुआ। मैं आदरणीय सांसद श्रीमान करिया मुंडा जी को बधाई देता हूँ। वैसा ही मुझे एक खबर मिली आंध्र से। आंध्र के सांसद अशोक गजपति राजू जी आदर्श ग्राम की योजना में वो खुद खप गए और उन्होंने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के द्वारापुड़ी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम के लिए चुना। बाकी व्यवस्था तो हो रही है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा विशेष इनोवेटिव काम किया। उन्होंने वहाँ की स्कूलों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको एक काम दिया, क्योंकि गांव में नई पीढ़ी तो शिक्षा के लिए भाग्यशाली बनी है, लेकिन गांव की पुरानी पीढ़ी निरक्षर है। तो उन्होंने जो बड़ी आयु के बच्चे थे उनको कहा कि अब हर दिन आपको अपने माँ बाप को इस क्लास में पढ़ाना है। और वो स्कूल एक प्रकार से सुबह बच्चों के लिए शिक्षा और शाम को बच्चों को शिक्षक बनाने वाली शिक्षा देती है। और करीब करीब 550 प्रौढ़ निरक्षर को इन्हीं बच्चों ने पढ़ाया, उनको साक्षर किया। देखिए, समाज में कोई बजट नहीं, कोई सर्कुलर नहीं, कोई खास व्यवस्था नहीं,
लेकिन इच्छा शक्ति से कितना बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है, वे द्वारापुड़ी ग्राम पंचायत से देखने को मिल रहा है। वैसे ही एक हमारे आदरणीय सांसद श्रीमान CL रुवाला, ये मिजोरम के सांसद है, नॉर्थ ईस्ट, उन्होंने ख्वालाई लंग गांव को आदर्श ग्राम के लिए चुना और उन्होंने एक विशेष काम किया। ये गांव शुगर केन, गन्ने के उत्पादन के लिए तथा राज्य में कुर्ताई गुड़ के लिए काफी प्रसिद्ध है। श्रीमान रुवाला जी ने इस गांव में 11 मार्च को कुर्ताई कुट शुगर केन फेस्टिवल शुरू किया। सभी क्षेत्र के लोग उसमें एकजुट हो गए। पुराने सार्वजनिक जीवन के लोग भी आए, वहां से निकले हुए सरकारी अधिकारी भी आए और गन्ने के उत्पादन की बिक्री बढ़े, उसके लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। गांव को आर्थिक गतिविधि का केंद्र कैसे बनाया जा सकता है, गांव के ही उत्पादन का मार्केट कैसे किया जा सकता है, आदर्श गांव के साथ साथ एक आत्मनिर्भर गांव बनाने का उनका प्रयास, सचमुच में श्रीमान रुवाला जी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मन की बात हो और स्वच्छता की बात ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे मुंबई से सविता राय ने एक टेलीफोन के द्वारा संदेश भेजा है। दिवाली की तैयारी के लिए हर साल हम अपने घरों को साफ करते हैं। इस दिवाली को हम अपने घरों के साथ साथ अपने बाहर के वातावरण को भी स्वच्छ बनाएं और उसे दिवाली के बाद भी स्वच्छ बनाए रखें। उन्होंने सही बात पे ध्यान आकर्षित किया। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ मेरे प्यारे देशवासियों, गत वर्ष दिवाली के त्योहार के बाद हमारे देश के विशेष करके मीडिया ने एक बड़ी मुहिम चलाई और दिवाली के बाद जहाँ जहाँ पटाखे पड़े थे वो सारी चीजें दिखाई और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। एक जागृति का अभियान चला लिया था सभी मीडिया वालों ने और उसका परिणाम ये आया कि दिवाली के तुरंत बाद एक सफाई का अभियान चल पड़ा था, अपने आप चल पड़ा था। तो आपकी बात सही है कि हम त्योहार के पहले जितनी चिंता करते हैं त्योहार के बाद भी करनी चाहिए, हर सार्वजनिक कार्यक्रम में करनी चाहिए। और मैं आज विशेष रूप से हिंदुस्तान के सारे मीडिया जगत को अभिनंदन करना चाहता हूँ। गत 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती पर और स्वच्छ भारत अभियान के 1 साल पर मुझे इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा सफाईगिरी सम्मेलन में शरीक होने का सौभाग्य मिला। उन्होंने क्लीन इंडिया अवार्ड दिए और मैं भी देख रहा था कितने प्रकार की गतिविधि चल रही है, कैसे कैसे लोग इसके लिए अपने आप को वन लाइफ वन मिशन की तरह काम कर रहे हैं। हमारे देश में कैसे कैसे स्थान है जो इतना स्वच्छ रखा गया है, ये सारी बातें उजागर हुई और मैंने उस समय इंडिया टुडे ग्रुप के उस सराहनीय काम को हृदय से बधाई दी थी। वैसे जब से स्वच्छता अभियान का मिशन चला है मैंने देखा है कि आंध्र तेलंगाना से ETV, ईनाडू और खास करके श्रीमान रामोजी राव, उनकी आयु तो बहुत है लेकिन उनका जो जुस्सा है वो किसी नौजवान से भी कम नहीं है और उन्होंने स्वच्छता को अपना एक पर्सनल प्रोग्राम बना दिया है, मिशन बना दिया है। ETV के माध्यम से लगातार पिछले 1 साल से वो स्वच्छता के काम को प्रमोट कर रहे हैं, उनके अखबारों में उसकी खबरें रहती हैं और सकारात्मक खबरों पर ही वो बल दे रहे हैं स्वच्छता के समय में। और उन्होंने करीब करीब 55-56 हजार स्कूलों के लगभग 51 लाख बच्चों को आंध्र और तेलंगाना के अंदर इस काम में जोड़ा। सार्वजनिक स्थल हो, स्टेशन हो, धार्मिक स्थान हो, हॉस्पिटल हो, पार्क हो, कई जगह पे स्वच्छता का बड़ा अभियान चलाया। अब ये खबरें अपने आप में स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने की ताकत के दर्शन देती है। ABP न्यूज ने ये भारत देश मेरा नाम से प्रोग्राम शुरू किया और उन्होंने लोगों में सफाई के प्रति कैसी जागरूकता आई है इसको हाईलाइट करके देशवासियों को प्रशिक्षित करने का काम किया। NDTV ने बनेगा स्वच्छ इंडिया नाम से मुहिम चलाई। दैनिक जागरण, उन्होंने भी लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाया है। जी परिवार ने, इंडिया TV का मिशन क्लीन इंडिया, हमारे देश के सैकड़ों चैनल हैं, हजारों अखबार हैं, हर एक ने, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ समय के अभाव से, लेकिन इस अभियान को चलाया है। और इसलिए सविता राय जी, आपने जो सुझाव दिया है, आज पूरा देश इस काम को अपना मान रहा है और उसे आगे बढ़ रहा है। मेघालय से वहाँ के हमारे राज्यपाल श्रीमान शंमुगनाथन, उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख करके मुझे मेघालय के मावल्यन नोंग
गांव का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि पिछले कई वर्षों से इस गांव ने स्वच्छता का एक बीड़ा उठा के रखा हुआ है और करीब करीब हर पीढ़ी इस स्वच्छता के विषय में पूरी तरह समर्पित है। और कहते हैं कि आज से कुछ वर्ष पहले उनको एशिया का क्लीनेस्ट विलेज के रूप में अवार्ड मिला था। ये सुनकर के मुझे खुशी हुई कि हमारे देश में दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में भी कोई गांव है जो सफाई के क्षेत्र में कई वर्षों से लगा हुआ है। वहाँ के नागरिकों का ये स्वभाव बन गया है, गांव का ये संस्कार बन गया है। यही तो है, हम सबको विश्वास पैदा करता है कि हमारा देश जरूर स्वच्छ होगा, देशवासियों के प्रयत्नों से होगा। और 2019 में जब हम महात्मा गांधी के 150वीं जयंती मनाएंगे, तब हम सीना तान करके गौरव से 125 करोड़ देशवासी कह पाएंगे, देखिए हमने हमारी भारत माता को गंदगी से मुक्त कर दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने 15 अगस्त को लाल किले से ये कहा था कि कुछ बातें हैं जहां भ्रष्टाचार घर कर गया है। गरीब व्यक्ति जो छोटी छोटी नौकरी के लिए जाता है, किसी की सिफारिश के लिए नहीं, पता नहीं क्या क्या उसको कष्ट झेलने पड़ते हैं, और दलालों की टोली कैसे कैसे उनसे रुपये हड़प लेती है। नौकरी मिले तो भी रुपये जाते हैं, नौकरी न मिले तो भी रुपये जाते हैं। सारी खबरें हम सुनते थे और उसी में से मेरे मन में एक विचार आया था कि छोटी छोटी नौकरियों के लिए इंटरव्यू की क्या जरूरत है। मैंने तो कभी सुना नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो 1 मिनट 2 मिनट के इंटरव्यू में किसी व्यक्ति को पूरी तरह जांच लेता है। और इसी विचार से मैंने घोषणा की थी कि क्यों न हम ये छोटी पायरी की नौकरियां हैं वहाँ पर इंटरव्यू की परंपरा खत्म करें। मेरे प्यारे युवा मित्रों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली और केंद्र सरकार के ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप बी के नॉन गैजेटेड पदों में अब भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। 1 जनवरी 2016 ये लागू हो जाएगा। अभी जहां प्रक्रिया चल रही है उसमें कोई रुकावट हम नहीं करेंगे, लेकिन 1 जनवरी 2016 से ये लागू हो जाएगा। तो सभी युवा मित्रों को मेरी शुभकामनाएं हैं। वैसे ही पिछले बजट में हमने एक महत्वपूर्ण योजना घोषित की थी। हमारे देश में सोना एक प्रकार से सामाजिक जीवन का हिस्सा बन गया है। गोल्ड आर्थिक सुरक्षा का माध्यम माना गया है। संकट समय की चाबी गोल्ड माना गया है। अब ये समाज जीवन में सदियों से आ रही परंपरा है। सोने का प्यार मैं नहीं मानता उसको कोई कम कर सकता है, लेकिन सोने को डेड मनी के रूप में पड़े रखना ये तो आज के युग में शोभा नहीं देता है। सोना शक्ति बन सकता है, सोना आर्थिक शक्ति बन सकता है, सोना देश की आर्थिक संपत्ति बन सकता है और हर भारतवासी ने इसमें योगदान देना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि बजट में जो हमने वादा किया था, इस दिवाली के त्योहार में, और जबकि धनतेरस और लोग उस दिन खास रूप से सोना खरीदते हैं, तो उसके पूर्व ही हम महत्वपूर्ण योजनाओं को लॉन्च करने जा रहे हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम हम लाए हैं। इसके अंतर्गत आप अपना गोल्ड बैंक में जमा कर सकते हैं और बैंक उस पर आपको ब्याज देगी जैसे कि आप अपने पैसे जमा करें और ब्याज मिलता है। पहले गोल्ड लॉकर में रखते थे और लॉकर का किराया हमें देना पड़ता था। अब गोल्ड बैंक में रखेंगे और पैसा बैंक आपको ब्याज के रूप में देगा। कहिए देशवासियों, अब सोना संपत्ति बन सकता है कि नहीं बन सकता है? सोना डेड मनी से एक जीवन ताकत के रूप में परिवर्तित हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बस यही तो काम हमें करना है। आप मुझे साथ दीजिए। अब घर में गोल्ड मत रखिए, उसकी सुरक्षा और उसका ब्याज, दो फायदे, जरूर लाभ उठाइए। दूसरी एक बात है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में आपके हाथ में सोने की लगड़ी तो नहीं आती है, एक कागज आता है, लेकिन उस कागज का मूल्य उतना ही है जितना कि सोने का है। और जिस दिन वो आप कागज वापस करोगे, वापस करने के दिन सोने का जितना मूल्य होगा उतना ही पैसा आपको दिया जाएगा। यानी मान लीजिए आज आपने 1000 रुपये के सोने के दाम के हिसाब से ये स्वर्णिम बॉन्ड लिया,
और 5 साल के बाद आप बॉन्ड वापस करने गए और उस समय सोने का दाम 2,500 रुपया है, तो उस कागज के बदले में आपको 2,500 रुपये मिलेगा। तो ये इसका हम प्रारंभ कर रहे हैं कि इसके कारण अब हमें सोना खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सोना संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सोना कहाँ रखे उसकी चिंता हट जाएगी और कागज को तो कोई चोरी करने आएगा भी नहीं। तो मैं सुरक्षा की गारंटी वाली ये स्कीम आने वाले हफ्ते में जरूर देशवासियों के सामने रखूंगा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम गोल्ड कॉइन भी ला रहे हैं, अशोक चक्र वाला गोल्ड कॉइन। आज़ादी को करीब करीब 70 साल हुए, लेकिन अब तक हम फॉरेन गोल्ड कॉइन का ही उपयोग करते रहे हैं या गोल्ड बुलियन बार्स, ये भी विदेशी उपयोग करते रहे हैं। हमारा देश का स्वदेशी मार्का क्यों नहीं होना चाहिए? और इसलिए आने वाले हफ्ते में और धनतेरस के पूर्व, जो धनतेरस से सामान्य नागरिक को उपलब्ध हो जाएगा, 5 ग्राम और 10 ग्राम का अशोक चक्र वाला भारतीय सोने का सिक्का शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही 20 ग्राम का गोल्ड बुलियन भी लोगों के लिए उपलब्ध होगा। मुझे विश्वास है कि नई स्कीम एक आर्थिक विकास की दिशा में नया परिवर्तन लाएगी और मुझे आपका सहयोग मिलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते ही पूरा भारत का मानचित्र सामने आता है। भारत की एकता के लिए इस महापुरुष ने बहुत बड़ा योगदान किया है। लौह पुरुष के रूप में अपने सामर्थ्य का परिचय दिलाया है। सरदार साहब को तो हम श्रद्धांजलि देंगे ही देंगे, लेकिन भारत को एक करने का उनका जो सपना था, भौगोलिक रूप से उन्होंने करके दिखाया। लेकिन एकता का मंत्र ये निरंतर हमारे चिंतन का, व्यवहार का, अभिव्यक्ति का माध्यम होना चाहिए। भारत विविधताओं से भरा हुआ है। अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय, अनेक बोली, अनेक जाति, अनेक पहरवेश, कितनी विविधताओं से भरा हुआ अपना भारत देश। और ये विविधता ही तो है जिसके कारण हमारी शोभा है। ये विविधता न होती तो शायद जिस शोभा के लिए हम गर्व करते हैं वो नहीं कर पाते। और इसलिए विविधता ही एकता का मंत्र है। शांति, सद्भावना, एकता, यही तो विकास की जड़ी बूटी है। पिछले कई वर्षों से 31 अक्टूबर को देश के कई कोने में रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम होते हैं, एकता की दौड़। मुझे भी पहले उसमें शरीक होने का सौभाग्य मिला है। मैंने सुना है इस बार भी चारों तरफ इसकी योजनाएं बन रही हैं। लोग उत्साह से एकता की दौड़ की तैयारी कर रहे हैं। एकता की दौड़ ही सच्चे अर्थ में विकास की दौड़ है। दूसरे अर्थ में कहूं तो विकास की दौड़ की गारंटी भी एकता की दौड़ है। आइए सरदार साहब को श्रद्धांजलि दें, एकता का मंत्र को आगे बढ़ाएं। प्यारे भाइयों बहनों, अब तो आप सब लोग दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे। घर में सफाई होती है कि नई चीजें खरीदी जाती होगी। दीपावली का पर्व हमारे देश के हर कोने में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। दीपावली के पावन पर्व के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन दिवाली के दिनों में कुछ हादसे ध्यान में आते हैं। पटाखे फोड़ने के कारण या दीप के कारण आगजनी होती है। पटाखों के कारण बच्चों को बहुत नुकसान हो जाता है। मैं हर माँ बाप से कहूँगा कि दीपावली का आनंद तो मनाएं, लेकिन ऐसा कोई अकस्मात न हो जाए, हमारे परिवार के संतान का कोई नुकसान न हो जाए। आप जरूर इसकी भी चिंता करेंगे और सफाई तो करनी ही करनी है। मेरे प्यारे देशवासियों, दीपावली के दूसरे दिन मुझे ब्रिटेन की यात्रा पर जाना है। मैं इस बार ब्रिटेन की मेरी यात्रा के लिए बहुत रोमांचित हूँ और उसका एक विशेष कारण है। कुछ सप्ताह पूर्व मैं मुंबई में बाबा साहब आम्बेडकर के चैत्य भूमि के पास एक भव्य स्मारक का शिलान्यास करने गया था। और अब मैं लंदन में, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रहते थे, वो घर अब भारत की संपत्ति बन गया है। 125 करोड़ देशवासियों का प्रेरणा स्थान बन गया है। उसको विधिवत रूप से उद्घाटन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, कठिनाइयों से जिंदगी गुजारा करने वाले किसी भी भारतीय के लिए बाबा साहब आम्बेडकर का ये भवन इस बात की प्रेरणा देता है कि अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो
तो संकटों को पार करके भी अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है, शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। और यही जगह है जिस जगह पे बैठ के बाबा साहब अम्बेडकर ने तपस्या की थी। भारत सरकार भी और राज्य सरकारें भी समाज के इस प्रकार के वर्गों को, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, ऐसे होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप देती हैं जो विदेश पढ़ने जाते हैं। भारत सरकार भी होनहार दलित युवक युवतियों को प्रोत्साहन देती है। मुझे विश्वास है कि जब ब्रिटेन में भारत के ऐसे हमारे बालक पढ़ने जाएंगे तो बाबा साहब आम्बेडकर का ये स्थान उनके लिए तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा, प्रेरणा भूमि बन जाएगा और जीवन में कुछ सीखना, लेकिन बाद में देश के लिए जीना, ये संदेश ही तो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया, जी करके दिया। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी ब्रिटेन की यात्रा में मैं एक विशेष रोमांचित हूँ। कई वर्षों से विषय प्रश्न उलझा पड़ा था और अब वो भवन 125 करोड़ देशवासियों की संपत्ति बनता हो, बाबा साहब आम्बेडकर का नाम जुड़ा हो, तो मेरे जैसे लोगों को कितना आनंद होगा इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। मुझे लंदन में एक और अवसर भी मिलने वाला है, भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा का अनावरण। अनेक वर्षों पहले भगवान बसवेश्वर ने लोकतंत्र के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन के लिए जो काम किए थे, वो दुनिया का एक सचमुच में अध्ययन करने वाला पहलू है। लंदन की धरती पर भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा का लोकार्पण, ये अपने आप में सदियों पहले भारत के महापुरुष कैसा सोचते थे, कितना लंबा सोचते थे, उसका एक उत्तम उदाहरण है। तो आप जानते हैं कि जब ऐसी घटनाएं जुड़ी हो तो हम सभी देशवासियों का मन रोमांचित हो उठता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के साथ आप जुड़े रहते हैं, टेलीफोन के द्वारा, mygov.in के द्वारा आपके सुझाव मुझे मिलते रहते हैं। आपके पत्रों की बाद में आकाशवाणी पर चर्चा भी होती है, सरकारी अधिकारियों को बुला करके चर्चा होती है, कुछ लोग अपनी समस्याएं लिखते हैं, समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास होता है। भारत जैसे देश में हमें अनेक भाषाओं को सीखना चाहिए। कुछ भाषाएं तो मुझे सीखने का सौभाग्य मिला है, लेकिन फिर भी इतनी भाषाएं हैं कि मैं कहाँ सीख पाया नहीं। लेकिन फिर भी मैं आकाशवाणी का आभारी हूँ कि इस मन की बात को रात को 8 बजे हर एक राज्य की प्रादेशिक भाषा में वो प्रसारित करते हैं। भले वो आवाज़ किसी और की हो, लेकिन बात तो मेरे मन की होती है। आपकी भाषा में आप तक पहुँचने का भी रात को 8 बजे जरूर प्रयास करूँगा। तो एक अच्छा हम लोगों का नाता जुड़ गया है। पिछले समय मैं 1 वर्ष पूर्ण कर रहा था, आज हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों को फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।